ढेरिया अभी भी अपने ख्यालों में खोई उस आवाज के बारे में सोच रही थी कि तभी उसे अपने पास एक जानी पहचानी खुशबू और अपने होठों पर एक ठंडक का एहसास हुआ। उसने सिर उठाकर सामने देखा। वायु उसकी बगल वाली चेयर पर बैठा था और उसने उसकी चेयर घुमाकर उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया था। धैर्य ने आंखें बड़ी कर उसे देखा और फिर पूरे कॉन्फ्रेंस रूम को वहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था और दरवाजा भी बंद था। वो आसपास देख ही रही थी कि वहीं ठंडक उसे फिर अपने होठों पर महसूस हुई। उसने देखा वायु का चेहरा बिल्कुल उसके पास था। उसकी आंखें बंद थीं। उसकी लंबी पलकें ढेरिया के चेहरे से टकरा रही थीं और उसके होंठ धैर्य के होंठ पर थे। वायु ने बिना अपना सिर उठाए अपने हाथ को धैर्य की आंखों पर रख दिया। आंखों में अंधेरा आने से धैर्य सिर्फ वायु के होठों को और उसकी सांसों को महसूस कर सकती थी। वायु ने अपने एक हाथ से खिंचकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया और उसके होंठ पर हल्का सा बाइट करा, जिससे धैर्य के होंठ खुल गए। वायु ने उसकी कमर पर रखे, हाथ की पकड़ मजबूत की और उसके माउथ में अपनी टंग डालकर उसे स्मुच करने लगा। ढेरिया ब्लॉक माइंड के साथ उस एहसास को महसूस कर रही थी। उसके शरीर में घुलती हुई वायु की सांसें उसे बेचैन कर रही थीं। वायु का एक हाथ उसकी बेक पर मुंह कर रहा था। धैर्य की सूट की बैक काफी डीप थी। वायु उसके सूट की डोरी से खेलते हुए अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर चला रहा था। उस छुअन के एहसास से ढेरिया के हाथ जो वायु के कंधे पर थे, उनकी पकड़ मजबूत हो गई। लगभग 10 मिनट बाद जब ढेरिया को सांस लेने में परेशानी होने लगी तो वायु उससे दूर हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा। धैर्य का चेहरा शर्म और सांसों के अटकने से लाल हो चुका था। उसके गाल कश्मीरी सेब की तरह दिख रहे थे। वायु का मन उन्हें खा जाने का कर रहा था। उसने हल्के से उसके गालों पर बाइट किया और फिर उसके कानों के पास कहा, जान, तुम्हारे फेस की है रेडनेस मुझे तुम्हारी तरफ और अट्रैक्ट करती है। ढेरिया ने अपना सिर उठाया और वायु के चेहरे की तरफ देखा। वह इस समय भी उसकी गोदी में ही बैठी थी। उनकी करीबी इतनी थी कि वह एक दूसरे की दिल की धड़कन महसूस कर सकते थे। धैर्य का दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज था। उसे रिश्तों की समझ कभी रही ही नहीं। बचपना जीने की उम्र में मां बनने के बाद से उसने सिर्फ अपने बच्चे से ही रिश्ता रखा और यह इस नए और हालातों से मजबूर रिश्ता उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी। उसका दिल बार बार वायु के पास जा रहा था। ढेरिया अपने ख्यालों में उलझी वायु के चेहरे को देखी जा रही थी। वायु उसका चेहरा देखकर उसके ख्यालों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसे ढेरिया की जिंदगी के बारे में वह बातें नहीं पता थीं जो उसे अपनी जिंदगी जीने से रोक देती थी। उसने अपने बड़े हाथ से उसके सिर को अपने सीने पर रखा और कहा, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा दिल मुझसे दूर नहीं होना चाहता है। ढेरिया भी इस बात को धीरे धीरे पहचान रही थी, पर उसका दिमाग ये मानने से इनकार कर रहा था। उसने वायु को खुद से दूर किया और उसकी सीट से उठने लगी। वायु ने अपनी पकड़ की कमर पर मजबूत की। और कहाँ तुम वापस जा रही हो? ढेरिया ने दरवाजे की तरफ देखा। वह इस वक्त भी उस बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में थे। उसे डर था कि कोई भी अंदर आ सकता है। वायु ने जब उसे इस तरह वहां देखते देखा तो उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरी इजाजत के बिना कोई अंदर आ सकता है? ढेरिया उसकी तरफ देखा और कहा, आपकी इजाजत के बिना तो यहां सांस भी नहीं ले सकते। फिर अपनी रोनी शक्ल बनाकर कहने लगी, वायु जाने दीजिए, हम कब से यहां हैं? हमारे डिपार्टमेंट में हमारे बारे में कोई पूछ रहा होगा। वायु ने धैर्य की कमर पर अपनी पकड़ ढीली की। ढेरिया तुरंत कर खड़ी हुई और अपने बालों और कपड़े को ठीक करने लगी। तभी उसका हाथ अपनी पीठ पर गया। उसने देखा कि उसकी सूट की डोरी खुली हुई थी। उसने घूर कर वायु को देखा जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने अपने गाल फुलाई और कहा, आपने यह जानबूझकर किया है। उसके बेक पर लगी डोरी काफी मुश्किल से बनती थी और अब उसे वह वापस बनने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ने वाली थी। वह इस तरह बाहर भी नहीं जा सकती थी। वायु उठा और धैर्य के दोनों कंधों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। ढेरिया ने अपना सर उठाकर उसकी नीली आंखों में देखा जो उसे ही देख रही थी। वायु ने अपने हाथ उसकी पीठ की तरफ किए और उसकी डोरी बांधते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बाहर चली जाओगी? वायु ने डोरी को बांधा और धैर्य के चेहरे पर अपना एक हाथ रखते हुए कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? धैर्य ने 2 कदम पीछे लिए और कहा,
हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। वायु निराश हुआ, पर फिर अपना सर उठाकर कहने लगा, तो मैं तुम्हारे साथ रहने आ जाता हूं। धैर्या का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कुछ नहीं कहा और मुड़कर वहां से चली गई। वायु उसे जाते हुए देख रहा था। हमेशा की तरह करण बाहर थोड़ी दूरी पर ही खड़ा था। धैर्या ने घूर कर उसे देखा और कहा, आप और आपके बॉस सच में हद है। यह कहते हुए वह पैर पटक कर वहां से चली गई। करण ने कंफ्यूज उस तरफ देखा और सोचा कि उसने ऐसा क्या कर दिया था। एसके हार्ट रिसर्च सेंटर। अहाना अभी भी जमीन पर बैठकर रोते हुए अपने हाथ और पैरों को छू रही थी, जैसे उसे काफी दर्द हो रहा हो। उसे इस तरह पैनिक होता देख सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उसके पास घुटनों के बल बैठा और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, रिलैक्स, शांत हो जाओ अहाना। तुम्हें क्या हुआ है? अहाना को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सिद्धार्थ झुका और धीरे से उसे किस करने लगा। ये किस उसकी पिछली बार की तरह फोर्सफुल नहीं थी। वह बहुत सॉफ्टली उसे किस कर रहा था। उन होठों की गर्माहट मिलने से अहाना धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ा और अपने आंखों से गिरते आंसुओं के साथ उसे किस करने लगी। सिद्धार्थ के मुंह में जैसे ही अहाना की आंसू की बूंद गई, वो उसकी कड़वाहट से उसके दर्द को महसूस करने लगा। वह नहीं जानता था कि अचानक आगामी को किस बात की परेशानी हुई, पर उसे इस तरह देखकर न जाने क्यों उसके दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। कुछ पलों बाद अहाना को एहसास हुआ कि उसके सामने बैठे इंसान ने अभी उसके साथ क्या किया था, और अभी फिर से वह उसे किस कर रहा था। उसने सिद्धार्थ को जोर से धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। अहाना उठकर खड़ी हुई और अपने आंसू भरी लाल आंखों से उसे घूरने लगी। वो कड़वाहट के मुस्कुराई और कहने लगी, तुम भी उसी की तरह हो। तुम्हें भी मेरी बॉडी चाहिए। लो आओ। यह कहते हुए वह अपने हॉस्पिटल यूनिफॉर्म को खोलने लगी। सिद्धार्थ उठा और उसकी शर्ट के बटन खोल रहे उसके हाथों से पकड़ लिया। अहाना ने गुस्से से उसे घूरा और कहा, तुम तो यही चाहते थे ना? लो, मैं तुम्हें देती हूं। सबको मुझसे यही चाहिए। जिंदगी मौत नहीं देती और तुम लोग जीने नहीं देते। सिद्धार्थ को उसकी आवाज में एक दर्द की लहर सुनाई दे रही थी। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अहाना शांत हो जाओ। अहाना जैसे होश में आई हो। वह 2 कदम पीछे हटी और दौड़कर उसके केबिन से बाहर चली गई। सिद्धार्थ एक तक उस दरवाजे को देखता रहा। उसके हाथों पर अभी अहाना के आंसू की कुछ बूंदें थीं। RS कॉर्पोरेशन। मीटिंग खत्म होने के बाद से ही वीरा रावी को नोटिस कर रही थी, जिसके चेहरे पर परेशानी और उलझन भरे भाव थे। वीरा जानती थी कि इस मीटिंग के बाद रावी कुछ ऐसा ही रिएक्ट करेगी। वह अपनी सीट पर उठी और रावी के पास सोफे पर बैठते हुए कहने लगी, क्या बात है? रावी ने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा कि आपने उस इंसान को देखा, उसकी आंखें और उसका फेस दी। मुझे लगता है कि रावी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी, क्योंकि वीरा की ठंडी आवाज उसे सुनाई दी। रावी, कुछ चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी होता है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हम हमारे फादर के बारे में कभी पता नहीं करेंगे, और अगर वह इंसान वह है तो तुम क्या खुश हो जिस इंसान के कारण हमारी मम्मी 7 साल से सफर कर रही है? क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? रावी के दिल में एक दर्द सा उठा रहा था। वह कभी अपने पापा से नहीं मिलना चाहती थी, पर आज वायु को उस कॉन्फ्रेंस हॉल में देखकर उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। वीरा रावी को यह नहीं समझा सकती थी कि अभी सच के बाहर आने का समय नहीं आया है। अगर रावी ने इमोशंस रहकर कुछ कर दिया तो यह उसकी जान के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती थी, और वीरा उसकी लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकती थी। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम चाहती हो मैं इन्वेस्टिगेट करूं? रावी की आंखें एक पल के लिए चमकी, पर उसने बिना मन से ना में सिर हिला दिया। वीरा ने अपनी मासूम बहन की तरफ देखा, जिसे झूठ बोलना भी नहीं आता, और कहा, मैं पता करूंगी। और रावी का चेहरा देखकर मन में कहने लगी, मुझे नहीं पता था तुम अपने बायोलॉजिकल फादर को पहली बार देखकर ही पहचान जाओगी। काश रावी, मैं तुम्हें सच बता पाती। यह सोचते हुए उसकी आंखों में एक अनकही उदासी थी। उसे पता था कि उसकी बहन जब भी किसी बच्चे को अपने पापा के साथ देखती थी तो उसे अपने दिल में एक अजीब सा दर्द होता था। रावी वीरा की तरह नहीं थी। उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना नहीं आता था और वह उन्हें एक्सप्रेस कर देती थी। राजवंश कॉर्पोरेशन।
धैर्या जब अपने डिपार्टमेंट में पहुंची तो उसे वीर उसके डेस्क के पास खड़ा दिखा। वो तेज कदमों से उसके पास गई और कहने लगी, आपको हमसे कुछ काम है। वीर ने सम्मान भरी नजरों से उसे देखा और कहा, मैडम। वह धैर्या ने घूर कर उसे देखा और कहा, फिर से एक बार और हमें मैडम कहिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आपकी मैडम आपको यह काम करने देगी या नहीं। वीर के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं और उसने कहा, तो मैं क्या कहूं, आपको तो मैडम ही कहना पड़ेगा। आप वायु सर की वाइफ। उसने इतना ही कहा था कि धैर्या ने उसके मुंह पर हाथ रखा और धीरे बोलिए, आपको दिख नहीं रहा है, आप ऑफिस में खड़े हैं। वीर ने आसपास देखा, कुछ लोग को नहीं देख रहे थे। मानुषी और चित्रा भी वीर और धैर्या को देख रही थीं, क्योंकि धैर्या ने वीर के मुंह पर अपना हाथ रखा था, इसलिए वह दोनों काफी पास खड़े थे। धैर्या को भी यह रियलाइज हो गया और वह उससे दूर होते हुए कहने लगी, आप हमसे नॉर्मल बिहेव करें। वह काफी परेशान थी, पहले तो वायु के कारण, और दूसरा अब वीर जो उसे मैडम कह रहा था, उस कारण क्या उसे भाभी कहने वाले कम थे, जो एक मैडम कहने वाला भी मिल गया। ये सोचते हुए उसने अपना कंप्यूटर ऑन करा और अपनी तैयार किए हुए डिजाइन का प्रिंट आउट निकालने लगी। उसने अपने साइड में रखे डिजाइन को देखा। इन सब का उसे कल प्रेजेंटेशन देना था, जिसके लिए वह थोड़ा नर्वस थी। वीर ने भी उस तरफ देखा और उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, तुम्हारे डिजाइन जरूर अप्रूव होंगे। घरिया ने कुछ नहीं कहा, उसे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था। उसने डिजाइन की फाइल को सेट किया और अपने दिमाग में आए नए डिजाइन को बनाने लगी। वो 100 से भी ज्यादा डिजाइन बना चुकी थी और इसमें से उसने बहुत कम ही चुने थे। वीर तो उसकी स्पीड देखकर हैरान हो जाता था। जहां वह 4 घंटे में एक डिजाइन बना पाता था, वह धैर्या 2 बना लेती थी। RS कॉर्पोरेशन। वीरा अपने हाथ में एक फाइल को देख रही थी जिसमें वायु राजवंश की डिटेल्स थीं। उसने अपने सामने बैठी अपनी छोटी बहन को देखा और बिना किसी भाव के उस फाइल को टेबल पर उसकी तरफ सरका दिया। रावी ने अपनी चमकती हुई आंखों से उस फाइल की तरफ देखा और उसे खोलकर पढ़ने लगी। वायु राजवंश, राजवंश कॉर्पोरेशन का CEO और राजवंश खानदान का इकलौता वारिस, जो बचपन से ही ऑस्ट्रेलिया में रहा था। 22 साल की उम्र में उसने राजवंश कॉर्पोरेशन को संभाला और 7 सालों में उसे जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। राजवंश खानदान एक बहुत बड़ा परिवार है जिसकी इन्फ्लुएंस इंडिया से लेकर अदर कंट्री में भी है। वायु राजवंश का कभी किसी लड़की के साथ नाम सामने नहीं आया और ना ही उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अफवाह ये है कि उसे लड़कियां पसंद ही नहीं है। रावी जैसे जैसे फाइल उसको पढ़ती जा रही थी, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। लास्ट के कुछ लाइनें पढ़कर उसके हाथ उस पेज पर जम गए। वहां लिखा था कि वायु राजवंश का एक बेटा है जिसका नाम हर्ष है। वायु ने उस लड़की से शादी नहीं की है। राजवंश खानदान ने सिर्फ वारिस पाने के लिए उस लड़की को हर्ष को जन्म देने के लिए पैसे दिए थे। रावी की आंखों में नमी आ गई। उसने वह फाइल बंद करें और वापस टेबल पर रख दी। वीरा ने अपनी बहन की तरफ देखा और उदासीन होकर उस फाइल को लेकर कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हमें उनकी डिटेल्स नहीं निकलवाना ही चाहिए। वीरा ने जानबूझकर ज्योति और हर्ष के बारे में उस फाइल में डलवाया था। वह रावी को वायु से किसी भी तरह का इमोशनल अटैचमेंट जोड़ने से रोकना चाहती थी, और रावी का रिएक्शन देखकर वह समझ गई थी कि वह इसमें कामयाब हो चुकी है। शिव ने वीरा की तरफ देखा और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वह इस छोटी सी बच्ची को बचपन से जानता था, पर उसने कभी उससे मुस्कुराते नहीं देखा। कभी कभी तो सबको लगता था कि वीरा को कोई बीमारी है, पर उसमें यह कहने की हिम्मत नहीं की। एस के हार्ट रिसर्च सेंटर। सिद्धार्थ अभी भी उस दरवाजे को देख रहा था जहां से आहाना जा चुकी थी। उसे अपने दिल में एक भारीपन महसूस हो रहा था। हमेशा उससे झगड़ा करने वाली आहाना, छोटी छोटी बातों पर उससे फ्लर्ट करने वाली आहाना, आज उसे एक हारी हुई इंसान लग रही थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो। सिद्धार्थ को नहीं पता था कि उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। जब उसका फोन बजा और उसने उसे निकालकर देखने की कोशिश की, अपने आंखों की धुंधलापन को महसूस करके उसे पता चला कि वह रोने वाला है। उसने तुरंत अपनी आंखें पोंछी और कॉल रिसीव करा। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की मम्मी की आवाज आई, लक्ष्मी कश्यप। सिद्धार्थ की मम्मी और अनुराग कश्यप। सिद्धार्थ के पिता दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही रहते थे। अनुराग कश्यप भी एक डॉक्टर थे जिनका ऑस्ट्रेलिया में एक हॉस्पिटल था, और लक्ष्मी कश्यप ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर में से एक थी। लक्ष्मी कश्यप ने सिद्धार्थ से कहा, बेटा,
क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? पता नहीं एक माँ को कैसे पता चल जाता है कि उसका बच्चा परेशानी में है। 7 समुंदर पार होने के बाद भी लक्ष्मी कश्यप अपने बेटे की दिल की बेचैनी महसूस कर चुकी थी। सिद्धार्थ के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बताइए, आप और डैड ऑस्ट्रेलिया से इंडिया कब आ रहे हैं? आपने कहा था हम यही शिफ्ट होंगे। लक्ष्मी कश्यप ने एक ठंडी आह भरी और कहा, तुम्हें पता है ना, मेरा ज्वेलरी बिजनेस, उसका सेटअप यहां पर करने में मुझे काफी टाइम लगा था और उसे क्लोज करने में भी उतना ही टाइम लगने वाला है। हम लोग 2 मंथ के बाद आ जाएंगे। फिर थोड़ी चिंता करते हुए कहने लगी, तुम सच में ठीक हो ना? सिद्धार्थ हंसते हुए कहने लगा, मम्मा आपको इतनी चिंता हो रही है तो क्यों ना आप उड़कर मेरे पास आ जाओ। लक्ष्मी कश्यप थोड़ा गुस्सा करते हुए कहने लगी, तुम ज्यादा मत बोलो, एक बार मुझे वहां आने दो। एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हें उसके साथ बांध दूंगी। इतने बड़े हो गए हो पर अभी तक शादी नहीं की। वायु के साथ रहते रहते तुम भी उसके जैसे बनते जा रहे हो। शादी का नाम सुनते ही सिद्धार्थ के आधे के सामने आहाना का रोता हुआ चेहरा आ गया और उसकी पकड़ उसके फोन पर कस गई। उसने कहा, मैं आपसे बाद में बात करता हूं, एक इंपॉर्टेंट केस है। कहकर उसने बिना अपनी मां की बात सुनी फोन कट कर दिया। लक्ष्मी कश्यप के पीछे खड़े अनुराग ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, वह बड़ा हो गया है। लक्ष्मी ने गुस्से में अपने पति को देखा और कहा, तुम चिंता ही क्यों करोगे? तुम्हें अपने पेशेंट की फुर्सत कहाँ है? मैं कह रही हूं, अगर 2 महीने के अंदर यहां सब खत्म नहीं हुआ तो मैं अकेले चले जाऊंगी। यह कहकर वह अपनी कार की चाबी लेकर वहां से चली गई। अनुराग लाचारी में अपनी बीवी को घर से जाता देखने लगा। हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर आहाना बेसुध चले जा रही थी। उसके दिमाग में कई सारी यादें घूम रही थीं। शादी के जोड़े में एक लड़की चल रही है, दूसरी तस्वीर, एक लड़की का हाथ पकड़कर उसको उस हाथ को जलाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर, कई सारे आदमी मिलकर एक लड़की के सामने खड़े होकर उसे बुरी तरह घूर कर हंस रहे हैं। यह आखिरी सीन अपने आंखों के सामने आता देख आहाना ठोकर खाकर वहीं जमीन पर गिर गई। सड़क से गुजर रहे लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। आहाना उठकर खड़ी हुई और लंबी सांस लेते हुए खुद से कहने लगी, आहाना, तुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर धैर्य और मासी को पता चला कि तू वापस वह सब सोच रही है तो वो परेशान होंगे भी स्ट्रोक। आहाना, वह कभी वापस नहीं आ सकता। ये कहते हुए उसने एक लंबी सांस ली और खुद को नॉर्मल कर घर के लिए निकल गई। राजवंश कारपोरेशन। लंच टाइम डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के सारे लोग कैंटीन में जाकर लंच करने की तैयारी में थे। राजवंश कॉरपोरेशन की कैंटीन एक फ्लोर पर बनी थी जहां 500 से ज्यादा लोग आ सकते थे। वहां पर कई सारे अलग अलग तरह की डिशेज वहां के शेफ सबके लिए करते थे। इतनी अच्छी फैसिलिटी किसी और कंपनी में मिलना बहुत मुश्किल था। काफी सारे लोग कैंटीन में जा चुके थे। ढेरिया अभी भी अपने डिजाइन को कंप्लीट कर रही थी। वियर ढेरिया के पास आया और कहने लगा, तुम कैंटीन नहीं चल रही? उसने इतना ही कहा था कि डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के दरवाजे के पास उसे करण खड़ा दिखाई दिया। वीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने धीरे से धैर्य से कहा, लो, मैं तो भूल ही गया, तुम हमारे साथ लंच क्यों करूंगी? और फिर कुछ सोचते हुए कहने लगा, अब मुझे समझ आया, तुम कभी हमारे साथ कैंटीन क्यों नहीं आतू? तुम तो सीईओ के साथ अपना लंच करती थी। ढेरिया ने उसे सिर उठाकर वीर को देखा और कहा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? वीर ने अपना सर एंट्रेंस की तरफ मोड़ दिया। ढेरिया ने भी उस तरफ देखा जहां पर करण अपने एक हाथ को सहारा देकर खड़ा था जिसमें प्लास्टर लगा था। ढेरिया ने यह देखा और मन में कहा, अगर हम नहीं गए तो ये अंदर आ जाएंगे। उसने आसपास देखा। काफी सारे लोग एंट्रेंस की तरफ ही देख रहे थे। मानुषी और चित्रा बाहर जाने ही वाली थीं कि उन्हें दरवाजे पर मिल गया करण काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव था। उस ऑफिस की कई सारी लड़कियां उसे अप्रोच करने की कोशिश करती थीं। चित्रा ने प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा, मिस्टर करण, आपको किससे काम है? करण ने बिना किसी भाव के चित्रा की तरफ देखा और फिर उसके साइड से होकर अंदर चला गया। चित्रा को काफी इंसल्टिंग फील हुआ और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। मानुषी और चित्रा दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। करण सीधा ढेरिया के डेस्क के पास गया और अपना सर झुकाकर कहने लगा, आप चल रही हैं।
धैर्या ने लाचारी में अपना सर हिलाया और कहा, आप जाइए। हम आते हैं। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में मौजूद सब हैरानी के करण और धैर्या को देख रहे थे। पहले धैर्या जिस डिपार्टमेंट में काम करती थी, वहां के लोगों को करण और धैर्या के रिलेशनशिप पर शक था, और शायद अब यहां भी बनने वाला था। चित्रा ने घूरकर धैर्या को देखा, जो अपना बैग लेकर बाहर जा रही थी। इससे पहले कि धैर्या वहां से बाहर निकलती, चित्रा ने जोर से उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा। और कहाँ लगता है? तुम्हारे मिस्टर करण के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं, जो वह खुद तुम्हें यहां बुलाने आए। करण सिर्फ वायु की बात सुनता था और उसी का आर्डर फॉलो करता था। वो ऑफिस में किसी की तरफ देखता भी नहीं था। अगर ऐसा इंसान किसी को पर्सनली बुलाने आए तो लोग तो गुस्सा होंगे ही। धैर्या ने चित्रा के हाथ से अपना हाथ छोड़ाया और कहा, यह हमारा निजी मामला है, आपको इससे दूर रहना चाहिए। यह कहते हुए वह वहां से चले गई। मानुषी ने चित्रा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इसे हम बाद में देखेंगे, चलो पहले लंच करते हैं। चित्रा अभी भी गुस्से में उस रास्ते को देख रही थी जहां धैर्या गई थी। धैर्या का भी मन वायु के ऑफिस में जाने का नहीं था, पर उससे उसे बहुत जरूरी काम था। उसने अपने फोन की तरफ देखा, जिस पर देहरादून पब्लिक स्कूल से पेरेंट टीचर मीटिंग का लेटर आया था। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के हेड सूरज आज ऑफिस किसी काम के कारण चले गए थे, और धैर्या ऑफिस में ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करती थी, इसीलिए उसे नहीं पता था कि वह किससे पूछकर छुट्टी ले। वह अपने ख्यालों में ही थी कि लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा। वह बड़ा सा गेट, जहां धैर्या कई बार आ चुकी थी और जहां किसी और को आने की इजाजत नहीं थी। धैर्या ने लंबी सांस ली और अपने कदम वायु के केबिन की तरफ बढ़ा दिया। राजवंश हवेली। वह बड़ा सा परिवार आज गार्डन एरिया में बैठकर लंच कर रहा था। पेड़ की छांव के नीचे सब मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। राजेशाही निर्मला देवी जी के साथ बैठे थे। उन्होंने कृपा जी की तरफ देखा और कहा, आपको इनविटेशन मिला है। कृपा जी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे दोनों इवेंट के लिए इनविटेशन मिला है, पर समझ नहीं आ रहा किस में जाऊं। राजेशाही मुस्कुराई और कहने लगे, आप दोनों में जा सकती हैं। ड्रेस पूर्वी के ओनर्स ने सारे गेस्ट के लिए प्राइवेट प्लेस को बुक करा है और 7 स्टार होटल में उनके लिए कमरे भी अवेलेबल करवाए हैं। आप दोनों फंक्शन अटेंड करके वहां रुक सकती हैं। कृपा जी ने अपने कप से चाय पी और कहा, एस शॉप के ओनर काफी ज्यादा अच्छे हैं और शायद ज्यादा अमीर भी। राजनशाही मुस्कुराए और कहने लगी, वह सब उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। क्या आप उनके बारे में जानना चाहती हैं? अभी तक उन दोनों की बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। अचानक उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, क्या तुम जिन जानते हो? राजन शाही ने तिरछी नजर कर निर्मला देवी की तरफ देखा और वापस कृपा जी से कहने लगे, हाँ, मैं जानता हूं उन दोनों को दोनों शब्द सुनते हैं। कृपा जी और निर्मला देवी दोनों के कान खड़े हो गए। दोनों ने एक साथ कहा, क्या यह वही है? राजेशाही गर्व से मुस्कुराते हुए हमें चलाने लगे। निर्मला देवी और कृपा जी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थीं। निर्मला देवी ने राजेशाही का हाथ पकड़ा और उसे घूरते हुए कहा, हम बता रहे हैं, अगर तुमने हमसे सच नहीं कहा तो हम तुम्हें हेमंत से कहकर किसी को में बिकवा देंगे। राजेश, चाहिए? अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए कहने लगा, अरे अरे, तुम तो गुस्सा हो गई। अच्छा, बताता हूं। हाँ, वह दोनों 7 साल की लड़कियां ही हैं। उनका नाम रवि और वीरा है। अर्जेंट में कृपा बेटा को इनविटेशन मिला है, वह उन्हीं के स्टोर का है। तुमने हेमंत से कहकर कुछ दिन पहले उसकी जानकारी निकालने की कोशिश की थी। यह बात से राजेशाही को पता चली थी और वह नहीं चाहते थे कि कृपा जी या निर्मला देवी गलती से उनकी दोनों कीमती हीरो को कोई भी नुकसान पहुंचा। दोनों लेडीज का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप सच होगी। कृपा जी अपनी सांसों को समझते हुए कहने लगी, तो आप कहना चाहते हैं कि 2 साल में इंडिया में अपनी 11 ब्रांचेस ओपन की और इंटरनेशनल लेवल पर 2 और ओपन करने वाले हैं। 2 साल की लड़की। राजन शाही ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मेरी कंपनी में काम करने पर जो पैसे उन्हें सैलरी के तौर पर मिलते थे, उससे उन्होंने अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तुमने प्रज्ञा भाटिया के बारे में सुना है ना, जो ड्रेस फॉर्म की हेड डिजाइनर है। प्रज्ञा के मिलने से लेकर जहां वो आज है, वो सब बता दिया। और अपने और आरवी के कंपनी को वापस मुकाम पर लाना भी निर्मला देवी ने कहा। उनके माता पिता कौन है? हमें उन सबसे मिलना है। राजन शाही ने निराशा से एक आह भरी और कहा, उनकी सिर्फ मां है।
और वह शादीशुदा नहीं है। निर्मला, जब तुम उस बच्ची को देखोगी तो तुम्हें भी विश्वास नहीं होगा कि इतनी कम उम्र में उसकी 7 साल की 2 बेटियां हैं। निर्मला देवी और कृपा जी यह सुनकर उदास हो गए। उन्होंने कहा कि उस लड़की के साथ किसी ने गलत किया था। राजन शाही ने ना में सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ था, और उसकी दोनों बेटियां उसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे वह उसे किसी से बचाना चाहती हो। राजवंश कॉरपोरेशन। ढेरिया ने वायु की केबिन पर नॉक किया और इसे अंदर से एक ठंडी और शांत आवाज आई, अंदर आ जाओ। ढेरिया ने लंबी सांस ली और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। उसने देखा सामने सफेद सोफे पर एक सुंदर आदमी सफेद कलर की शर्ट पहनकर बैठा था। उसकी कॉलर के ऊपर के 2 बटन खुले थे और उसने अपनी शर्ट की आस्तीन मोड़ रखी थी। उसकी नीली आंखें खिड़की से आ रही धूप से चमक रही थीं। धैर्य के कदम दरवाजे पर ही रुक गए और वह अपने सामने उस सुंदर नजारे को देखने लगे। वह उसमें इतना खो गए कि उसे पता ही नहीं चला कि वायु कब से उठकर उसके पास खड़ा हो चुका था। वायु ने धैर्य को जब इस तरह खोया देखा तो वह उसे लेने वहां आ गया था। वायु ने धैर्य की नाक खींची और कहा, तुम कहाँ खो गई? धैर्य जैसे होश में आई हो। उसने अपने 2 कदम पीछे लिए और कहा, आप यहां कब आए? वायु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सोफे की तरफ ले जाते हुए कहा, जब तुम मुझे देखने में बिजी थी। धैर्य ने अपनी नजरें नीची कर लीं, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई थी। वायु ने उसे अपनी साथ सोफे पर बैठाया और कहा, चलो लंच करते हैं। धैर्य ने घूर कर उसे देखा और कहा, क्या आपको यह अच्छा लगता है कि आप बार बार हमें लेने करण को भेज देते हैं? वायु ने मुस्कुराते हुए धैर्य की तरफ देखा और कहा, जान, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें लेने आऊं? धैर्य ने परेशान होकर कहा, हमारे कहने का यह मतलब नहीं था। हम कह रहे हैं कि आप किसी को भी हमें लेने ना भेजा करें। वायु ने प्लेट में खाना निकालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बाद में बात करेंगे, चलो पहले लंच कर लो। धैर्य ने सामने टेबल पर रखे खाने को देखा। वहां पर कई सारी हेल्दी डिशेज रखी थीं, जिसे एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह सर्व किया गया था। वायु ने प्लेट हाथ में ली और अपने हाथों से धैर्य को खाना खिलाते हुए कहने लगा, थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हारी तबीयत इतनी खराब कैसे हुई? धैर्य जो वायु के हाथ की तरफ देख रही थी जिसमें उसके लिए खाना था, उसने उधर ही देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी कभी होता है। वायु ने घूर कर धैर्य को देखा और कहा, क्या अब तुम अपना मुंह नहीं खोलने वाली हो? धैर्य हिचकिचाते हुए कहने लगी, हम खुद खा लेंगे। वायु ने खाने को उसके आगे करा और कहा, नहीं, मेरे हाथ से खाओ। धैर्य ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा और कहा, आप अपनी सारी बातें हमें मानने पर मजबूर क्यों करते हैं? धैर्य ने जैसे ही मुंह खोला, वायु ने तुरंत उसके मुंह में खाना डाला और कहा, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। धैर्य के गले में खाना अटक गया और उसे खांसी आ गई। वायु उसे पानी पिलाते हुए धीरे से कहने लगा, तुम्हें जल्दी नहीं खाना चाहिए। धैर्य ने मन में कहा, आप हमारे ऊपर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हम करेंगे ही क्या? धैर्य ने वायु के हाथ से वह प्लेट ली और कहा, हम खुद खा लेंगे, और चुपचाप वो खाना खाने लगी। रावी और वीरा उसके लिए इसी तरह का हेल्दी फूड रोज तैयार करती थीं, इसीलिए उसे खाने में धैर्य को कोई परेशानी नहीं थी। अगर वह मसालेदार और ऑयली खाना होता तो शायद धैर्य उसे नहीं खाती। खाना हो जाने के बाद जब टेबल को साफ कर दिया गया तो धैर्य अपने दोनों हाथों आपस में मिलाते हुए वायु से कुछ कहने की हिम्मत इकट्ठा कर रही थी। वायु ने अपनी फाइल में देखते हुए कहा, जान, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम्हें जो कहना है कह दो। धैर्य ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और कहा, आपको कैसे पता हमें कुछ कहना है? वायु ने फाइल बंद करी और कहा, तुम एक बार में यहां आ गई। तुम चुपचाप यहां बैठकर मेरे साथ खाना खा रही थी। अब तुम ऐसे ही थोड़ी ये सब करोगी? धैर्य को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने कहा, वह हमें छुट्टी चाहिए थी। वायु मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हें छुट्टी मांगने की क्या जरूरत है? ये तुम्हारी कंपनी है, तुम जब चाहे आ सकती हो और जा सकती हो। धैर्य की बात को इग्नोर करते हुए कहने लगी, हमारे डिपार्टमेंट के हेड सूरज इस समय वहां नहीं है और हमें एक जरूरी काम से बाहर जाना है। हम इस जगह पर ज्यादा किसी को नहीं जानते, तो क्या आप हमें आज की हाफ डे लीव दे सकते हैं? वायु ने धैर्य का चेहरा देखा
और अचानक उसकी होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना सर उठाकर धैर्या के चेहरे को देखा और कहा, मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूं, पर तुम्हें उसके लिए पे करना होगा। धैर्या ने नासमझी में उसे देखा और कहा, हमें हमें कैसे पेमेंट करनी होगी? क्या यहां छुट्टी के लिए पैसे देने पड़ते हैं? वायु ने उस भोली सी लड़की की तरफ देखा और अपना एक हाथ उसके गाल पर रखकर कहने लगा, जान, मैं तुम्हें पूरे दिन की छुट्टी दूंगा, पर तुम्हें मुझे एक किस देनी पड़ेगी। धैर्या ने मुंह खोलकर वायु की तरफ देखा और कहा, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आप सुबह से हमें 2 बार इतना कहकर वह चुप हो गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वायु ने अपनी 2 उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, 2 बार क्या? धैर्या ने कुछ नहीं कहा। वायु ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यह नहीं करना है तो तुम ऑफिस से नहीं जा सकती। धैर्य का मुंह रोने जैसा हो गया था। उसने अपने फोन की तरफ देखा। उसे 1 घंटे में वहां पहुंचना था। उठकर खड़ी हुई और अपने सर उठाकर वायु को देखकर कहने लगी, वायु, आप सच में बहुत बुरे हैं। वायु ने तिरछी नजर कर उसे देखा और कहा, अगर तुम इसे बुरा कहती हो तो तुम्हें याद कर लेना चाहिए कि बुरे का मतलब क्या होता है। यह सुनते ही धैर्या को वायु के वह खूंखार रूप याद आ गए और उसका शरीर कांप उठा। उसने छोटा सा मुंह कर कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें जाने दीजिए। वायु ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैंने तुम्हें नहीं रोका है, तुम पे करो और चली जाओ। धैर्या ने एक लंबी सांस ली और अपना सर उठाकर वायु की फेयर स्किन की तरफ देखा। वह अपने पंजों के बल खड़ी हुई और वायु के गालों पर छोटी सी किस कर दरवाजे से बाहर भागते हुए कहने लगी, हमने आपका कहां पूरा करा और अब हम जा रहे हैं। यह कहते हुए उसने दरवाजा खोला और कुछ सोचकर मुड़ गई। वायु, जो अभी भी अपने गालों पर धैर्या के होठों की सॉफ्टनेस को महसूस कर रहा था, उसने दरवाजे की तरफ देखा। धैर्या अपनी उलझी हुई आंखों से उसे देख रही थी। उसने अपने बैह को कस के पकड़ा और कहा, हमें आपसे एक और बात कहनी है वायु। हम नहीं चाहते कि आप किसी से भी कहकर हमारा पीछा या जासूसी कराए। वायु ने अपनी अम्ब्रोस उठाई और सोचा, इसे कैसे पता कि मैं किसी को इसके पीछे भेजूंगा। धैर्या ने अपना सिर उठाकर अपने लाल चेहरे से उसे देखा और कहा, हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आपको जानने की जरूरत है, और हम यह नहीं चाहते कि आप यह खुद जानें। हम आपको खुद बताएंगे। वायु ने मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम जैसा कहो जान। धैर्या तुरंत वहां से चली गई। धैर्या के लिफ्ट से जाने के बाद उस कॉरिडोर के सीढ़ियों के कॉर्नर से एक लड़की उस लिफ्ट के दरवाजे को घूर रही थी। चित्रा मानुषी वॉशरूम का बहाना बनाकर धैर्या के पीछे यहां आई थी, पर वायु के बॉडीगार्ड उस फ्लोर पर पहले थे और किसी को वहां आने की इजाजत नहीं थी, और उसने देखा उन सब ने अपना सिर झुकाकर धैर्या को आगे जाने दिया था। करण भी बाहर खड़ा था। चित्रा ने सोचा, अगर करण बाहर है तो यह धैर्या अंदर क्या कर रही थी? उसके दिमाग में अचानक यह ख्याल आया कि क्या वह सीईओ वायु के साथ थी? देहरादून पब्लिक स्कूल, बड़े से हॉल में कई सारी अमीर परिवार की महिलाएं एक दूसरे से बातें करते हुए वहां लगी सीट्स पर बैठी थीं। वह जगह किसी किटी पार्टी की जगह की तरह लग रही थी, जहां आई लेडीज अपने स्टेटस को शो कर रही थी। थोड़ी दूर पर बैठे कई सारे टीचर अपने सामने हो रही इस एक्टिवेट को देख रहे थे, पर उन्हें इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। देहरादून पब्लिक स्कूल में देहरादून के कई अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते थे और उन्हें यह सब देखने की आदत थी। सारी लेडीज आपस में बातें कर रही थी कि तभी उनकी नजर गेट पर गई, जहां से एक लेडी अंदर आ रही थी। उसने डार्क ग्रीन कलर का एक डिजाइनर सिंपल गाउन पहना था। उसके गले में पहना डायमंड नेकलेस बहुत ज्यादा चमक रहा था और उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। सब औरतों ने जब उस औरत को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। कुछ आपस में बातें करते हुए कहने लगी, अरे ये तो वही है ना, क्या नाम था इसका? हाँ, ज्योति। दूसरी औरत ने कहा, तुम सही कह रही हो, ये वही है जिसने राजवंश खानदान को उसका वारिस दिया है। ज्योति वहां आकर एक सीट पर बैठ गई। कई सारी औरतें आकर उससे मिलने लगीं। हर कोई राजवंश खानदान के बड़े लोगों से नहीं मिल सकता था, पर उनसे जुड़े हुए छोटे से छोटे इंसान से मिलना भी एक बहुत बड़ी बात थी। ज्योति अपने आप में गर्व महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद उन सबके सामने एक लेडी आई जिसने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना था। उसने सबकी तरफ देखकर कहा, ब्यूटीफुल लेडी, हम यहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं।
आप सभी के बच्चों की रिपोर्ट कार्ड और इस मंथ की एक्टिविटीज में हुए उनके रिजल्ट मेरे पास है। मैं आपको कुछ बातों के बारे में बताना चाहती हूँ और कुछ आपस पूछना भी चाहती थी। वह यह सब बहुत सलीके से बोल रही थी। सभी औरतों ने उसकी तरफ देखा और शांति से बैठ गई। थोड़ी देर बाद उन सभी को अपने अपने बच्चों की रिपोर्ट कार्ड एक्टिविटी साथ दिया गया। सभी औरतें अपने अपने बच्चों के स्कोर्स को कंपेयर करने लगी। ज्योति ने हर्ष के स्कोर देख रही थी और उसे काफी निराशा हुई। हर्ष के स्कोर पिछली बार से भी कम आए थे। सबकी नजर ब्लू सूट पहनी लड़की के हाथ पर गई, जिसमें अभी भी 2 कार्ड और पेपर थे। एक लेडी ने पूछा, मैं क्या अभी यहां पर ऐसा है? कोई जो आया था हो? उसने इतना ही कहा था कि हॉल रूम का दरवाजा खुला। सबकी नजरें वहां गई। एक लड़की पीले रंग का सिंपल सा सूट पहनकर वहां आ रही थी। उसके हाथों की पीली चूड़ियां उसके चलने पर आवाज कर रही थीं। उसकी काजल की सनी आंखें और माथे पर काली बिंदी उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थीं। जल्दी आने के कारण उसके माथे पर कुछ पसीने की बूंदें थीं, जो उसके चेहरे की चमक और ज्यादा निखार रही थीं। वहां बैठी सभी औरतें उसे जलन भरी नजरों से देख रही थीं। किसी ने कहा, यहां पर पेरेंट टीचर मीटिंग चल रही है। ये छोटी सी लड़की यहां कर क्या रही है? धैर्य आगे आई और माफी मांगते हुए कहने लगी, हमें माफ कर दीजिए। असल में हम ऑफिस में थे और हमें यह पता नहीं था कि आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। हमारी बेटियों का दाखिला कुछ ही समय पहले ही इस स्कूल में हुआ है। वहां बैठी सारी औरतें और नीले सूट वाली लेडी मुंह खोले धैर्य को देख रही थीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि धैर्य की 2 बेटियां इस स्कूल में पढ़ती हैं। वहां बैठी हर औरत अपनी उम्र छुपाने के लिए अपने चेहरे पर कई तरह मेकअप कर कर आई थी, पर धैर्य के चेहरे पर एक छोटी सी लकीर भी नहीं थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी 2 बेटियां होंगी। सब अपने दिमाग की उलझन में घिरे हुए थे और वहीं ज्योति अपने सफेद चेहरे के साथ धैर्य को देख रही थी। उसने खुद से कहा, इसने अभी क्या कहा 2 बेटी? तभी उसकी आंखों के सामने प्रिंसिपल रूम वाली वह 2 लड़की आ गई। उसका दिल खाली होकर जम गया। नीले सूट वाली लेडी होश में आई और धैर्य को एक सीट पर बैठने को कहकर उसने उसके हाथों में वह रिपोर्ट कार्ड दे दिए। धैर्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमारी बेटियां अभी अभी स्कूल में आई हैं। शायद उन्होंने अच्छा परफॉर्म ना किया हो, पर वह काफी तेज दिमाग की है और वह दोनों आपकी स्कूल को निराश नहीं करेंगे। नीले सूट वाली लेडी ने शक भरी निगाहों से धैर्य को देखा और फिर उसके हाथ से वो रिपोर्ट कार्ड वापस लेकर खुद देखने लगी। उसके हाथ एक पल के लिए कांप उठे। वहां बैठी एक अमीर औरतों, जिसे धैर्य के ड्रेसिंग सेंस यह लग रहा था कि वह बहुत गरीब है। उसने कहा, वैसे भी तुम जैसे गरीब यहां स्कॉलरशिप लेकर ही पढ़ सकते हैं और उन्हें कुछ आ ही नहीं सकता। दूसरी औरत ने कहा, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को इस स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। तुम तो मेरे बेटे से अपने बच्चों को कंपेयर भी नहीं कर सकती। धैर्य को यह सब सुनने की आदत थी, इसीलिए वह शांत बैठी रही। नीले सूट वाली लेडी कार्ड उठाया और सबको देखकर कहा, रावी साहू और वीरा साहू ने इस मंथ की सारे टेस्ट और एक्टिविटीज में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, जो कि पिछले 7 सालों में कोई नहीं कर पाया है। वहां बैठी सारी औरतों के मुंह बंद हो गए। उस लेडी ने सब बच्चों के बारे में एक एक कर कर उनकी मम्मी को बताना शुरू किया और फिर ज्योति की बारी आने पर उन्होंने कहा, मिस ज्योति, मैं आपको हर्ष के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे ही धैर्य ने यह नाम सुना, उसने अपना सिर घुमाकर 3 सीट आगे देखा। वहां पर ज्योति बैठी थी। धैर्य को पार्टी वाली रात याद आ गई, जहां पर उसने ज्योति के साथ एक बच्चे को देखा था। ज्योति ने कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? नीले सूट वाली लेडी ने ठंडी आह भरी और कहा, हर्ष का बिहेवियर बहुत बुरा होते जा रहा है। मैं आपको सलाह देती हूं कि आपसे अच्छे से मैनर्स सिखाइए। ज्योति ने गुस्से में उसे घूरा और कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरा बेटा बहुत ओबीडिएंट है और वह कोई भी गलत बातें नहीं करता। और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, तो आप राजवंश खानदान के खिलाफ जाना चाहती हैं? नीले सूट वाली लेडी का दिल एक पल के लिए कांप उठा। राजवंश खानदान के खिलाफ देहरादून में कोई नहीं जा सकता था। इस स्कूल के भी काफी बड़े हिस्से को वही लोग डोनेशन देते थे। लेडी चुप हो गई। ज्योति ने मौके का फायदा उठाते हुए धैर्य की तरफ मुड़कर कहा, जब आप किसी को भी ऐसे ही एडमिशन दे सकती हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि इतने बड़े खानदान के बेटे पर आप ऐसे सवाल उठाए। यह कहते हुए उसकी नजरें धैर्य पर टिकी थीं। सारी लेडीज ज्योति को राजवंश खानदान की होने वाली बहू समझती थीं।
उन्होंने उसका साथ देते हुए ढेरिया को गुस्से भरी नजरों से घूरा, फिर खड़ी हुई और धैर्य के पास जाकर उसे अपने हाथों से उठाकर कहने लगी, क्या तुमने उन्हें बताया है कि तुम्हारे बच्चों का पिता कौन है? ज्योति के इस तरह अचानक खिंचने से धैर्य खुद को संभाल नहीं पाई थी और उसने सीट को कस के पकड़ लिया था। उसने अपना सिर उठाकर ज्योति को देखा और कहा, हमें यह बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। ज्योति ने उसे घूरा और कहा, सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हारे बच्चों का बाप कौन है? ढेरिया की मुट्ठियां गुस्से में बंद हो गई और वह अपनी लाल आंखों से ज्योति को देखने लगी। ज्योति ने चेहरे की मुस्कान के साथ अपनी नजरें चारों तरफ किया और कहा, क्या ऐसी औरतों के बच्चों को यह पढ़ना चाहिए जिसे यही नहीं पता कि उसके बच्चों का पिता कौन है? वह खड़ी सारी अमीर महिलाएं ढेरिया को गुस्से और घिन भरी नजरों से उसे देख रही थीं। एक महिला दूर खड़े टीचर से कहने लगी, ध्यान से सुनो, तुम सब अगर इस औरत के बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे तो हम में से किसी एक का भी बच्चा यहां नहीं पढ़ेगा। वो सब मिलकर ढेरिया को काफी बुरा भला कह रही थी। उनका कहा हर एक शब्द खंजर की तरह लग रहा था। ज्योति दूर खड़ी मुस्कुराते हुए धैर्य को परेशान होता देख रही थी। कोई स्कूल स्टाफ या टीचर ढेरिया की मदद करने आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो वहां खड़े किसी इंसान को ऑफेंड नहीं कर सकते थे, खासकर जिसने ये सब शुरू किया था। अचानक ही धैर्य के सीने में दर्द होने लगा और उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। वहां खड़ी सारी औरतें अभी भी बोल रही थीं, पर धैर्य के कानों में उसकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। कुछ पलों बाद वो बिना किसी हलचल के उस हॉल के फ्लोर पर बेहोश पड़ी थी। वहां खड़ा हुआ हर इंसान ये देखकर हैरान था। सबने अपने कदमों को पीछे ले लिया और उन्हें अब डर लग रहा था। कोई कुछ रिएक्शन देता इससे पहले उन्हें हॉल के दरवाजे के पास से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। सबने देखा 3 परछाइयां उनकी तरफ आ रहीं।